जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना? तो 80 क्वेश्चन पढ़ना है मात्र 40 मिनट में। और इसको 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी में से आएगा। यानी कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है 16 तारीख को, वह आपका 40 में 40 सही हो जाएगा इस वीडियो से। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम को जो क्लास होता है वह होता है 7 PM और मॉर्निंग में होता है 5:50 AM। चलिए बाबू शुरू करते हैं इसको। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लिए। एवरीबॉडी वीडियो को लाइक और शेयर सबको कर लें। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है ना। और इसका मैं एक एक चीज़ क्वेश्चन को एनालिसिस करके बता दूंगा। आप लोग कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला आज के क्लास में। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लिए। शुरू करें बाबू। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए भी दूंगा कि आपका भी इसमें क्या आंसर होगा, आप कैसे बनाइएगा। बड़ा मज़ा आने वाला है। टॉपिक को समझिएगा खूब ध्यान से। ये मेरा 2023 का लक्ष्य है। 23 के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की बारी आपकी है। तो है क्वेश्चन नंबर 1 है। शुरू करते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक नगर था? प्राचीन स्थल एशिया और यूरोप के बीच। ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरी पथ, डी है दक्षिणी पथ। चलिए तो इसका पहला का आंसर क्या होगा बाबू? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? बी रेशम मार्ग। यहाँ तो कोई दिक्कत? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने या गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ए है खिलाफत आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन तो यह तुर्की के खिलाफ चला था। तुर्की के मुसलमानों में प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ पे भारतीय मुसलमानों ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के सहयोग से। देखिए यह जो है दूसरा का जो क्वेश्चन है, यह असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी बाबू, तो 1920 से हुई थी। और 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटना घटी, जिसमें पुलिसकर्मी को भी भारतीय भीड़ों ने क्या किया, थाना में घुस जाकर मारपीट करके थाना में आग लगा के जिंदा जला दिया। और महात्मा गांधी जो थे वो शुरू से चाहते थे कि अहिंसावादी हमारा आंदोलन हो। अहिंसावादी थे, वह मार काट नहीं चाहते थे। इसलिए असहयोग आंदोलन के बाद उसको बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बाबू। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 3 का आंसर कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ए है 1 अप्रैल, 1 मई, बी में है, सी में है 1 जून, डी में है 1 जुलाई। तो तीसरा का जो हमारा आंसर होगा वह होगा बी, 1 मई। क्या आंसर होगा बाबू? बी होगा, 1 मई होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए में है 7, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 10। तो इसका आंसर सबको पता है। वर्तमान में देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4 का आंसर कीजिए। तो वर्तमान में देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। कितना है? 8। देखिए पहले 7 था, तो फिर 9 बना। जम्मू कश्मीर टूट गया तो पहले 29 राज्य था, फिर 28 हो गया। 28 था, 29 हुआ, हैदराबाद बना, तो फिर जम्मू कश्मीर टूट के 28 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ, फिलहाल 8 हो। एक केंद्र शासित प्रदेश का फिर विलय हो गया है, तो वर्तमान में 8 है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हुआ बाबू कि जो राज्य केंद्र के अधीन हो उसे केंद्र शासित प्रदेश राज्य कहते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, लेकिन वहाँ पे अपना भी शासन है।
वहाँ विधानसभा है, बाकी में विधानसभा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो ए है 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी 2005। यह क्वेश्चन देखिए अधिकतर इसमें क्वेश्चन है 2 बार 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मियाज हरियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ए अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो, डी है सुकरात। तो इसका जो आंसर होगा अब्राहम लिंकन, बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। ए है 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। तो जो हमारा 7 का आंसर होगा वह होगा बी 73वां। क्या होगा? बी 73वां हो जाएगा। इस प्रकार 7 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं बाबू। 8 नंबर है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ए है शिक्षा, बी है गरीबी, सी बेरोजगारी, डी है इनमें से सभी। तो भारत के लोकतंत्र की सफलता में सभी बाधा है। शिक्षा भी है, शिक्षा मुख्य रूप से है, गरीबी है, बेरोजगारी भी है। जब लोग शिक्षित होंगे, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, तब ना वहाँ पे मतलब कि काम करने की क्षमता बढ़ेगी। शिक्षा का होना सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी के कारण शिक्षा भी अच्छा से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए शिक्षा को पाने के लिए रोज़गार का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पढ़ने का बहुत शौक हो लेकिन खाने के लिए नहीं हो तो यार कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ए है बिहार शरीफ, बी राजगीर, सी है गया और डी है बांका। तो 9 के आंसर क्या होगा? राजगीर। देखो रज्जू से राजगीर, इसको याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद है। रज्जू मार्ग तो राजगीर, र से रज्जू, र से राजगीर, याद हो गया ना? बोलिए याद हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का जो विकास है वह कब हुआ? तो यहाँ पे ए में है मध्य युग में, बी है प्राचीन युग में, सी है आधुनिक युग में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर कीजिए सब कोई। यह हो जाएगा मध्य युग में। क्या आंसर होगा बाबू? मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? ए है रिहंद बांध से, बी है हीराकुंड बांध से, सी है भाखड़ा नंगल बांध से और डी है नरौरा बांध से। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ पर है? तो 11 का हमारा जो आंसर होगा वह होगा रिहंद बांध से, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। भूस्खलन प्रवण राज्य सर्वाधिक इसमें से कौन है? तो अब देख लीजिए यहाँ पे, ए में है उत्तराखंड, बी है उड़ीसा, सी है झारखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो भूस्खलन बताइए इसमें से किस में आता है? 12 में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। 13 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सर्वाधिक सूखा प्रवण जो राज्य है, क्षेत्र है बिहार का, वह कौन सा राज्य है, क्षेत्र है? देखिए यह होता है बिहार का नक्शा हमारा, ठीक है ना। बीच में गंगा नदी, सूखा जो है वह यह बाढ़ नदियाँ यहाँ पे ज़्यादा है, तो यह क्या है? बाढ़ इलाका है। और यह हो जाएगा दक्षिणी बिहार, यह सूखा इलाका है। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? सी दक्षिणी भाग। और यहीं से कोसी नदी निकलती है नेपाल से, जिसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं बाबू। देखिए प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए सब कोई, और चैनल को जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए बाबू। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी?
तो ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है वियना कांग्रेस, डी है कोई नहीं। तो 14 का हमारा जो आंसर होगा वह होगा ए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का स्थापना हुआ? तो ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है गणराज्य और डी है अधिनायकवाद। तो 15 का जो हमारा आंसर होगा बाबू 15 का बी, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए है केरेंस्की, बी है ट्रोट्स्की, सी है लेनिन और डी है स्टालिन। तो 16 का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा दोस्त? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व रूस में किसने किया था बाबू? तो लेनिन। कहाँ हुआ था? तो रूस में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? कमेंट करके बताइए। तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने ही शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट कीजिए लेनिन का मृत्यु कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है वित्त विभाग, डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 17 का हमारा आंसर होगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह क्या करता है बाबू? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 में। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य जिसमें पंजाब है, मतलब बी में हरियाणा है, सी महाराष्ट्र है, डी बिहार। तो पिछड़ा राज्य तो पहले ही जानते हैं बिहार। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो ए है मनोरंजन, बी है समाज सेवा, सी है परोपकार, डी है जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया का मतलब जिससे हम क्या है अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकें। जिस क्रिया को करने से पैसा प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। चलिए तो डी हो जाएगा हमारा। 19 का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ए महात्मा गांधी, बी सरदार नेहरू, सी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से सभी। तो ऋण तो सब कुछ देता है, लेकिन दीर्घकालीन मतलब 5 से 10 साल 20 साल तक, तो यह देता है भूमि विकास बैंक। 21 का हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। कोई प्रॉब्लम एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग। किसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी कमेंट करते रहिए आप लोग। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्त, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। ए है 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। तो 22 का आंसर कीजिए। 22 से क्या होगा? 22 के 15 मार्च को। ठीक है, तो यह बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में 23 का जो हमारा आंसर होगा, वीडियो कमेंट करते रहिए आप लोग। 23 का, तो 23 का जो हमारा आंसर होगा बाबू वह क्या हो जाएगा? ए है वनोन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है अति पशुचारण, डी है अधिक सिंचाई। तो यह अधिक सिंचाई हो जाएगा हमारा डी। 23 का हमारा क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। सोपानी कृषि का प्रचलन कहाँ पे है? तो ए है हरियाणा में, बी है पंजाब में, सी है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, डी है उत्तराखंड में। तो 24 का जो हमारा आंसर होगा सोपानी कृषि का प्रचलन कहाँ है? एवरीबॉडी कमेंट करते हैं यहाँ पे। तो वह क्या हो जाएगा बाबू? उत्तराखंड में। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ए है लाल मृदा, बी है काली मृदा, सी है जलोढ़ मृदा, डी है लैटराइट मृदा। तो यह जो 25 का जो हमारा आंसर होगा बाबू वह क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है? यह उपजाऊ भी होता है। दोमट मिट्टी इससे भी ज़्यादा उपजाऊ होता है।
मृदा का ही भाग है, सब प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ए है पतंजलि को, बी है चरक को, सी है श्रुतुस को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? चरक को। क्वेश्चन एक कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ए है 15%, बी है 20%, सी है 18%, डी है 7%। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कितना परसेंट? तो 7%। यही वन है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। तो 28 नंबर क्वेश्चन है बाबू, खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे। निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है जिसमें लोहा हो? ए है मैग्नेटाइट, बी है अभ्रक, सी बक्साइट और डी है चूना पत्थर। तो 28 का जो हमारा आंसर होगा बाबू, देखिए यह चूना पत्थर भी नहीं होगा, अभ्रक नहीं होगा, बक्साइट ये एल्युमिनियम का है, इसका लोह वाला क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। यह हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे घटिया कोयला कौन है? तो जो 29 का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा दोस्त? ए है एंथ्रेसाइट, ये सबसे उत्तम है। बिटुमिनस, लिग्नाइट और डी है हमारा पीट, और यही हो जाएगा घटिया। एंथ्रेसाइट सबसे नमूना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? ए है रबड़, बी है गन्ना, सी है धान, डी है चाय। तो इसमें रोपण फसल कौन नहीं है? 30 का आंसर कीजिए। तो 30 का आंसर क्या होगा? धान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि धान के हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर, धान के ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़क कर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? गेहूँ, बी में मकई, सी में जौ और डी में धान। तो प्रमुख खाद्य फसल भारत के क्या है? धान है, चावल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? चलिए आप लोग भी कमेंट करते रहिए साथ साथ जल्दी सुपरफास्ट। ए में है 50%, बी में 60%, सी में 80% और डी में 36.5%। तो 32 का आप लोग एवरीडी कमेंट कीजिए। 32 का आंसर 32 से क्या हो जाएगा? बी 60%। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60%। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? 33, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ए है समाचार पत्र, बी है टेलीफोन, सी है टेलीविज़न और डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। संचार मतलब सूचना का आदान प्रदान करने को संचार कहते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा डी, क्योंकि टेलीफोन से भी सूचना मिलता है, समाचार पत्र से, टेलीविज़न सबसे मिलता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की तरफ। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? ए है स्वास्थ्य सेवा, बी है आवास, सी है शिक्षा, डी है इनमें से सभी। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो 34 का आंसर कीजिए आप लोग सबको। 34 क्या हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य भी होगा, आवास भी होगा और शिक्षा प्रशिक्षण भी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं बाबू। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो आयात पर नियंत्रण ए में है, बी में है निर्यात पर नियंत्रण, सी है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो हमारा आंसर होगा वो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 में चलते हैं दोस्त, खूब ध्यान से देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए 36 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना, हरित क्रांति वह होता है खाद्यान्न उत्पादन, और खाद्यान्न होता है कृषि से। किससे खाद्यान्न होता है बाबू? कृषि से। और कृषि जो है वह है प्राथमिक क्रिया। कौन क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 36 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसमें मुद्रा जारी करने के कृत है। ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है सांसद, डी है राष्ट्रपति। तो 37 का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? 37 क्या हो जाएगा? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार राज्य है तो उद्योग प्रधान,
पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। चलिए 38 का आंसर कीजिए एवरीबॉडी। 38 का आंसर कीजिए तो यह हो जाएगा कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ आज भी यहाँ पे 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन में चलते हैं 39 की तरफ। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ए है राजकीय आय, बी है राष्ट्रीय आय, सी है प्रति व्यक्ति आय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 से क्या होगा आंसर? 39 के सी प्रति व्यक्ति आय होगा। हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय आय राष्ट्र के रहन सहन को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन को तो हमारा आय प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? इसका आंसर तो सबको ही बता देगा। ए है 32, बी है और 34 और सी है 36 और डी है 38। तो बिहार में कितना जिला है बाबू? 38 है। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए है इंदिरा गांधी, बी है महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कब किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिहार में 38 जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है और जनसंख्या में पटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो यह क्वेश्चन कब कोई पूछ लेता है पड़ोसी देश के लेकर, तो ये हमारा जो आंसर होगा 42 का वह होगा 1969, 1970, 1971, 1972। तो यह जो क्वेश्चन नंबर 42 है, तो 42 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? तो वह होगा 1971। क्वेश्चन नंबर, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो 43 का आंसर कीजिए आप लोग सबको ही। 43 का क्या हो जाएगा? ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो ये हो जाएगा राजस्थान। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर ले बाबू, सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। जो लोग न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। 44 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन है? ए है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बी है चंडीगढ़, डी है केरल। तो यह चंडीगढ़ जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है। 44 का हमारा आंसर क्या होगा बाबू? 44 का आंसर क्या होगा? तो वह होगा सी चंडीगढ़, ठीक है ना, जो केंद्र का अधीन हो। क्वेश्चन में चलते हैं 45 की तरफ। संघ राज्य सरकार का उदाहरण है। ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है कनाडा और डी है इनमें से सभी। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? 45 का आंसर क्या होगा दोस्त? अमेरिका, भारत, कनाडा सभी हो जाएगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा, सभी संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की तरफ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो 46 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा बाबू? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। RBI की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए सब कोई। RBI का स्थापना कब हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है RBI वाला। 47, कृषि उत्पाद के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ए है हॉलमार्क, बी है एग मार्क, सी है इको मार्क और डी है कोई नहीं। देखिए तो हॉलमार्क जो होता है ना वो आभूषण की शुद्धता का गारंटी देता है, मार्क है। और कृषि का क्या होता है? एग मार्क होता है। कृषि उत्पादन के मानक जो होता है वो एग मार्क होता है। बी हो जाएगा। 48 में चलते हैं। किसमें चलेंगे बाबू? अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 48 की तरफ। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ए है सेवा क्षेत्र, बी है औद्योगिक क्षेत्र, सी है कृषि क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक जो क्रिया होती है, प्राथमिक वह होती है बाबू कृषि क्षेत्र से, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू? सी। सब कोई कमेंट करते रहिए, बहुत मजा आने वाला। अभी सी आंसर हो गया यहाँ पे। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है बाबू, लाइक और शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन में चलते हैं 49 की तरफ। तीनकठिया प्रणाली किन पे लागू हुआ? ए है किसानों पर, बी है श्रमिकों पर,
सी है व्यापारियों पर और डी है उद्योगपतियों पर। तो 3 कठिया प्रणाली जो है वो किसानों पर लागू किया गया था। 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन पर नीलाहा खेती अंग्रेज कराता था। कहाँ पर? तो बंगाल बिहार में, विशेषकर चंपारण जिला, जिसके चलते 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के लखनऊ समझौता में गए थे। बिहार के चंपारण जिला के राजकुमार शुक्ला जी गए थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, 3 कठिया प्रणाली में अंग्रेज किसानों से किसका खेती कराते थे? कमेंट कीजिए तो सब कोई। किस फसल का खेती कराते थे? ए धान, बी कपास, सी है चाय और डी है हमारा नील। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं बाबू। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ए है हंटर समिति, बी है डायर समिति, सी है माउंटग्यू समिति और डी है चेम्सफोर्ड समिति। तो 50 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हंटर समिति। कौन समिति बाबू? हंटर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेही गांव। ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है यूपी, डी है गुजरात। तो आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार के कौन सा जिला? कमेंट करके बताइए तो सब कोई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के कौन से जिला में पैदा हुए थे? और देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना? क्या थे बाबू? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए है पटना, बी है नवादा, सी है मुंगेर, डी है नालंदा। तो यह जो 52 होगा वह हो जाएगा हमारा बी, नवादा। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 की तरफ। 53 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। तो बिहार से जो सीमा जुड़ा है, देखिए यह मैंने बिहार के नक्शा बनाया था। यह मान लीजिए हमारा बिहार का नक्शा है। ठीक है, तो यह जो होता है, यह जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे खूब ध्यान से देख लीजिएगा। यह ऊपरा वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूरा नेपाल है। ये सब नेपाल है। ये सब तो नेपाल से सटा हुआ है। किस सटा है बाबू? ए। 53 का क्या हो जाएगा? ए, नेपाल से सटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो एक है एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, गठबंधन की जो सरकार होती है ना, गठबंधन, उसमें 2 या 2 से अधिक दल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो इसमें आरजेडी भी है। आरजेडी लालू की पार्टी है। कांग्रेस भी है और नीतीश की भी पार्टी है, जदयू, JDU, जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद सीपीएम भी है। सीपीएम भाजपा माले है। 4 लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं यहाँ पे। तो यह हो गया गठबंधन। सरकार चला रहे हैं 4 लोग मिलकर। देखिए, तो 4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो यह हो गया बहुदलीय। तो यह हो गया महागठबंधन। गठबंधन की सरकार होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कितना? 54। 55 में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी है मुरली मनोहर जोशी, सी है राजनाथ सिंह, डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 55 का आंसर कीजिए सब कोई। 55 का क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी रिकमेंड कीजिए 55 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कब हुई? ए है 70 के दशक में, 1975, 1977, 1980। 1970, 75, 77, 80। तो 56 का जो हमारा आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा बी, 75 में आपातकाल घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं 57। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है उपकेंद्र और डी है इनमें से सब कोई नहीं। तो 57 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58। सुनामी का संबंध है स्थल से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो आंसर होगा, सुनामी हमेशा कहाँ पे आती है? समुद्र से। तो सी हो जाएगा इसका।
क्या हो जाएगा बाबू? सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसके तरफ? तो 59 की तरफ। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए है हेलीकॉप्टर, बी है दूरबीन, सी है इंफ्रारेड कैमरा, डी है माइक्रोस्कोप। तो 59 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, इंफ्रारेड कैमरा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ए है आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप और डी है रासायनिक दुर्घटना। देखिए, प्राकृतिक आपदा का मतलब जो मानव नहीं, उसमें मानव का कोई मतलब नहीं है। तो भूकंप जो हो जाएगा ये प्राकृतिक आपदा है। आग लगना यह मानव के द्वारा होता है। बम विस्फोट मानव कराता है। रासायनिक दुर्घटनाएं युद्ध में यह मानव कराता है। तो मानव के द्वारा जो होता है उसे मानव जनित आपदा होता है कहते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 61 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ, तो देखिए खरीफ ए है गेहूँ, बी है तिलहन, सी है जौ और डी है धान। तो धान हो जाएगा। और यह सबकी फसल है रबी फसल। खरीफ फसल की बुआई जो होती है जून जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है ना। और रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ए है बाढ़ नियंत्रण, बी है डेयरी विकास, सी है बांध का रख रखाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा बाबू? ऑपरेशन फ्लड यह है दूध, डेयरी विकास करना यानी कि दूध को बढ़ावा देना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 63 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? देखिए आरबीआई की स्थापना में आप लोग से पीछे पूछा भी था। तो इसका जो आंसर होगा 1930 ए है, बी है 35, सी है 1942, डी है 1945। तो रिजर्व आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो आप लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली सूत मिल की स्थापना कहाँ हुई? ए है सूरत, बी है मुंबई, सी है अहमदाबाद, डी है कोलकाता। 64 का आंसर कीजिए बाबू। तो देखिए पहली जो मिल की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? तो पहले मिल की स्थापना कलकत्ता हुई थी, लेकिन सफल मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, ठीक है ना। तो जनरल केस में भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कोलकाता में, ठीक है ना। लेकिन सफल पूछता है ना जनरल केस में, तो यह हमारा मुंबई होता है। मुंबई में अभी चल रहा है, 1854 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ए है काउंट काबूल, बी है बिस्मार्क, सी है गैरीबाल्डी, सी है डी है मेजनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? 65 का आंसर कीजिए बाबू। तो वह होगा बिस्मार्क, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि ए है 1864, बी है 1866, सी है 1871, डी है 1871। तो 66 का आंसर कीजिए सब कोई। 66 का आंसर कीजिए बाबू आप लोग। 66 का तो वो हो जाएगा डी, 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? आप लोग कमेंट करके बताइए तो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ए है हम्फ्री डेवी, बी है जॉर्ज स्टीफेंसन और सी है जेम्स वाट और डी है क्रॉम्पटन। तो देखिए जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर ले बाबू। सभी को अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर लीजिए, 2-4 ग्रुप में सबको वीडियो को शेयर कीजिए बाबू। तो और चैनल को जो लोग न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग 5 मिनट में और 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यह जो 67 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ए हम्फ्री डेवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, बी है फूट डालो शासन करो, सी है करो या मरो, डी है वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो 68 का जो हमारा आंसर है यह करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो मतलब डू एंड डाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, बी है दास कैपिटल को, सी है अप्रैल
थीसिस को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 69 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा बाबू? दास कैपिटल को। तो समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल। दास कैपिटल का रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एवरीबॉडी कमेंट कीजिए। ए है 1857, बी है 1885, सी है 1920 और डी है 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो वो आज़ादी से पहले ही हो गई थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके आप लोग आंसर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पे? 71 की तरफ। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ए है चंपारण, बी है खेड़ा, सी है अहमदाबाद में, डी है कलकत्ता में। 71 का जो हमारा आंसर होगा वह चंपारण। अभी बताए थे चंपारण के किसान आंदोलन में हुआ था नीलाहा खेती 3 कठिया प्रणाली। राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण जिला से गांधी जी को न्योता दिए थे आने के लिए 1916 में। कहाँ पर? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस के अधिवेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन और डी है अमेरिका। एवरीबॉडी कमेंट कीजिए बाबू। डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो 72 का हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में सबसे लंबा बांध है? ए है रिहंद बांध, बी है हीराकुंड बांध, सी है भाखड़ा नांगल बांध और डी है नरौरा बांध। तो 73 का जो आंसर होगा वह हीराकुंड बांध। अब एक बात बताइए बाबू, भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, यह किस नदी में है और किस राज्य में है? राज्य का नाम बताइए और नदी का नाम बताइए। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत के सबसे बड़ा बांध है। यह किस राज्य में है और किस नदी पर है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। और जितने अभी तक मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप लोग आंसर सही सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? जननी का मतलब होता है उसके बिना कोई उद्योग लगभग नहीं हो सकता है। ए है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा, डी है मैग्नीज। तो यह लोहा होगा, सी। देखिए, सोना को उद्योग के जननी नहीं कर सकते। लोहा का जो काम होता है, लोहा का गेट, आयरन गेट बनते हैं। कोई भी कंपनी उद्योग बैठाने के लिए लोहा का गेट बनेगा, खिड़की दरवाज़ा, लोहा का हर एक काम है वहाँ पे। मशीनरी सामान लोहा का बनेगा। सोना का गेट थोड़ा बनेगा, लोगे चुरा ले जाएगा। तांबा की नहीं हो सकता है, मैग्नीज भी प्रॉब्लम है, लोहा का, इसलिए उद्योग के जननी कहते हैं। हो गया, तो यह उद्योग के जननी इसलिए इसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 75 में चलते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? 75। तो अभी तो बताया है, पीट तो सबसे घटिया है, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वह एंथ्रोसाइट है। ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा बाबू? ए। क्वेश्चन नंबर 76, गंडक परियोजना कहाँ है? ए है बेतिया जिला, बी है वाल्मीकि नगर में, सी है मोतिहारी, डी है छपरा। तो गंडक परियोजना जो है, देखिए कहाँ पे है, यह कोई जिला नहीं है, जिला का मुख्यालय है सब। तो यह 76 का जो हमारा आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर किस राज्य में है? तो बिहार में है। ठीक है, और वाल्मीकि नगर किस जिला में है बिहार के? तो वह हो पश्चिमी चंपारण। आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। वाल्मीकि नगर जो है किस राज्य में है और किस जिला में है? 76 का हो गया। क्वेश्चन में चलते हैं 77 की तरफ। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र यहाँ पे किसमें है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है केरल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या है बाबू? मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र है पूरे भारत में। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78, 79, 80, 3 को और क्वेश्चन है। सबको वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए बाबू। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए सब कोई। देखिए यह क्वेश्चन है 78, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। ए है भागलपुर जिला में, बी है मुंगेर जिला में, सी है बांका जिला में, डी है मुजफ्फरपुर जिला में। तो 78 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए मुंगेर जिला में।
मुंगेर, कहता, कहलगांव। क्वेश्चन नंबर 79, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो सूखा पड़ता है, धान के सीजन में सूखा पड़ता है, धान नहीं होता है, तो सूखा कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। यह आपदा तो है, तो वर्षा की कमी ए में है, बी में है भूकंप, सी है बाढ़, डी है ज्वालामुखी। देखिए भूकंप का सूखा से कोई लेन देन नहीं है, ज्वालामुखी से सूखा का कोई लेन देन नहीं है। तो 79 का फिर आंसर आएगा क्या? बाढ़ आई तो सूखा का हुई तो द हो जाएगा ना, तो ए सही हो जाएगा। वर्षा की कमी से क्या होता है? सूखा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? वीडियो कमेंट कीजिए बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 की तरफ। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो देखिए अभी मैं फिगर बना के समझाया था, सूखा जो क्षेत्र है बिहार को अगर हम ऐसे बांटते हैं इस बीचों बीच, तो यह नीचे है, बीचों बीच ये गंगा नदी बहती है, यह दक्षिणी बिहार है, यह सूखा है, यह उत्तरी बिहार है, यह क्या है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन बिहार का क्षेत्र जो होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा बाबू? डी। देखिए बाबू जितने लोग जुड़े हैं ना कि ऑनेस्टी के साथ इस वीडियो को पूरा देख लिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 14 तारीख को आपको मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। मैं आप लोग को थोड़ा सा डीप समझा देता हूँ यहाँ पे। 14 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है और 15 तारीख को आपको साइंस है, ठीक है, और 16 तारीख को आपको सोशल साइंस है, SST जिसको कहते हैं। यहाँ देखिए तो यह तीनों के तीनों बहुत, जिसमें मैथ जो है आपका स्कोरिंग विषय है। मैथ क्या है बाबू? स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वह है मैथ। क्या है बाबू? मैथ। क्योंकि मैथ में हमारा 100 में 100 लाना आसानी चीज़ है, और ये सोशल साइंस में आपका आसानी से अगर 1 नंबर ये तो 40 में 40 सही हो जाएगा सबका। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, दोनों टाइम आप लोग को वीडियो आ रहा है, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी वीडियो आ रहा है, तो 1 नंबर ये 40 में 40 हो जाएगा। साइंस में भी 40 में 40 आपका सही हो जाएगा। मैथ में 1 नंबर ये 50 में 50 सही होगा। अब देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग रिजल्ट के लिए बता रहा हूँ। मैथ में 1 नंबर ये 50 को पूछेगा, हिंदी में 1 नंबर ये 50 को पूछेगा, संस्कृत में 1 नंबर ये 50 को पूछेगा, साइंस में 1 नंबर या 40 को पूछेगा, सोशल साइंस में 1 नंबर या 40 को पूछेगा। यानी कि टोटल 1 नंबर या कितना हुआ? 0, 4 4 8, 5 3 15, 15 8 कितना हुआ? 23। तो 240 को 1 नंबरिया पूछेगा। मैटर को खूब ध्यान से देखिएगा, कितना? तो 240 को 1 नंबरिया, 230 को 1 नंबरिया पूछेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा बाबू, तो यह 230 आपका 100% सही हो जाएगा। अगर 230 100% सही होगा तो रिटेन में एकदम बुर्बक नंबर मिलेगा ना, तो फर्स्ट तो इसी तरह आ जाएगा बाबू। एकदम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, और स्कोरिंग विषय के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, तो इतना तो आ ही जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो मतलब मेरिट लाना चाहते हैं, तो ये 230 हो जाएगा हमारा। मेरिट लाना चाहते हैं तो 230 तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। वह लिखित में राइटिंग पावर मस्त है, थोड़ा भी पढ़े हैं तो सजा को लिखेंगे, सुंदर से हेडिंग दे दे के लिखें, जैसे मैं आप लोगों को बताया था लिखना कैसे है, उसका वीडियो बनाया है। अच्छा राइटिंग कैसे लिखें, इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक दे देते हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छा राइटिंग कैसे लिखें उसका लिंक दे देते हैं, आप उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और पूरा उसको शेयर कर दीजिएगा पूरे बिहार में। पूरे बिहार में क्या कर दीजिएगा? फैला दीजिएगा। देखिए सबको फैलाइएगा। कहा जाता है कर मतलब कर भला तो हो भला, ये कहावत है बाबू, यहाँ देख लीजिए क्या कहावत है। कर भला तो हो भला, मतलब जब किसी के साथ आप भला करोगे ना, अच्छा करोगे, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। 100% यही सृष्टि का नियम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरे करोगे तो बुरा होगा। तो ये हो गया ना। अब अच्छे का मतलब ये नहीं कि अभी एग्जाम में बैठ गए अब दूसरे को बताना शुरू किए, ठोकाए वाला काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो नहीं। अब कर भला की मतलब जैसे कोई कुछ पूछा, नॉर्मल चीज़ हम बता दिए, वो हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसका भी भला हो गया, वो भी देख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अच्छा राइटिंग कैसे लिखें, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए उसको। 10 मिनट का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा, गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव में भी आपका बेहतर नंबर मिल जाएगा, जिससे आपका 450 का जो स्कोर है वह आ जाएगा, इसमें कोनो डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है।
और मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है बाबू। मार्क्स का आना ज़रूरी है। गर्दन पर हाथ रखल छोड़ी बाटे बाबू, 450 लियावल जरूरी बाटे। हमें नहीं कह रहे हैं कि 450 लाने से आपका नौकरी हो जाएगा बाबू। समझ के पढ़िएगा, रट के नहीं पढ़िएगा। अभी तो एग्ज़ाम आ गया है, जो मिल रहा है उससे जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाएंगे। जो क्या मिल रहा है, जो बता रहे हैं उसको पढ़ते चले जाना है। इसमें कोई डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी के बहकावे में मत आना है, किसी को दिल नहीं देना, किसी पे ना मरेंगे हम, समझ में आ रहा है ना। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना ही नहीं है, नहीं आना है बाबू। सिर्फ अपने ध्यान से काम करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। आप हमें कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी प्रकार के आपको बेझिझक है, डर लग रहा है, तो आप हमें आके मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, आपका डर निकाल दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जो डर गया समझो मर गया। चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बाय। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।